अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। सो आर यू रेडी? आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल शारजाह में खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान अब तक ट्राई नेशन सीरीज़ में 2 मैचेस खेले गए हैं। एक में पाकिस्तान को कामयाबी मिली, एक में अफगानिस्तान को कामयाबी मिली। एक में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, एक में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की। आज सवाल ये है कि कौन सी टीम कामयाबी हासिल करती है, और उससे बड़ा सवाल ये है कि पहले बैटिंग कौन करता है। बिकॉज अब तक ट्राई नेशन सीरीज़ में हमने ये देखा है कि जो पहले बैटिंग कर रहा है वही कामयाबी हासिल कर रहा है। ऐसे में क्या पाकिस्तान को यूएई के खिलाफ कोई हिकमत अमली चेंज करनी चाहिए थी, डिफरेंट तरह से आना चाहिए था ताकि प्रैक्टिस हो सकती थी। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को, बॉलिंग लाइनअप को हमने काफ़ी एनालाइज़ किया और मुख्तलिफ जावियों से हमने ये जांचने की कोशिश की कि पाकिस्तान का बेहतरीन 11 क्या हो सकता है। लेट्स नॉट फॉरगेट कि कभी इम्कान है आज जो प्लेइंग 11 खेलेगी वही प्लेइंग 11 शायद एशिया कप में हमें नजर आए, बिकॉज पाकिस्तान वुड वांट टू पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आज एक्सपर्ट बनने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। राशिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एज ऑलवेज जब आप स्टूडियो में हमारे साथ होते हैं तो अलग ही किस्म का मज़ा आता है। तो आज ज़रा कैजुअली हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस फाइनल को। पहले अगर आपकी इजाज़त हो तो अफगानिस्तान को डिस्कस करते हैं, बिकॉज ऐसा लगता है डिस्पाइट देम प्रूविंग देमसेल्व्स ओवर एंड ओवर अगेन राशिद भाई, रिसेंट टाइम्स में पिछले 3-4 सालों में बहुत इवॉल्व हुई है अफगानिस्तान की टीम। एक टाइम था कि सिर्फ उनके बॉलर्स उनको मैचेस जितवाते थे, अब उनकी बैटिंग लाइनअप में भी एबिलिटी है कि वो उनको मैचेस जितवा सकते हैं। तो एटलीस्ट लाइटली लेना अफगानिस्तान को नाइंसाफ़ी होगी। जी, अफगानिस्तान लास्ट 2-3 ईयर से काफ़ी परफॉर्म कर रही है, बैटिंग में भी करना शुरू हो गई है। पहले T20 की हद तक बहुत अच्छा खेलते आए हैं, लेकिन 2023 का वर्ल्ड कप हमने देखा होगा, उसमें सबको टफ टाइम दिया और पाकिस्तान को हराया भी था। और चेन्नई में शायद वो मैच था, वो मैच मतलब उसके अलावा इंग्लैंड को भी और दूसरी टीम को भी उन्होंने टफ टाइम दिया और जीते। तो वहाँ से होप हो गई इनको अपनी बोर्ड के अंदर कि हमारी टीम ऐसी है कि मज़ीद बेहतर करें टेस्ट क्रिकेट में और ODI में या T20 में, तो हम compete कर सकते हैं। और वो करते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे, अपने जो भी लेवल की मेयार की क्रिकेट होती है उसमें वो अच्छा परफॉर्म करते हुए आए हैं। इस टूर्नामेंट में ये फाइनल जो है, दोनों टीम जो भी जीतेगा उसको बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। एशिया कप जीत के जा रहा है वो, मतलब कि ट्राई नेशन वो जीत के एशिया कप में जा रहा है। रिदम उनका साथ है। अफगानिस्तान के ग्रुप में बांग्लादेश है, श्रीलंका है, उनको थोड़ा सा होगा कि जीतना चाहेंगे और वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना चाहेंगे या नेक्स्ट राउंड में जाना चाहेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान का भी यही है कि वो जीतना चाहेंगे और उसका भी ग्रुप आसान नहीं है। हमने भी एक जो था ना कि UAE का झांका खोल दिया है जी, वो हमें 4-5-6 बैट्समैन ऐसे लग रहे हैं जो कि कुराली लेके घूम रहे हैं कि कहीं मौका मिला पेड़ काटने का तो वो काट सकते हैं। एनीवे, अफगानिस्तान की बात हो रही है। अफगानिस्तान ने इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा की है, अपने स्पिन जो उनका बहुत अच्छा था उसको मज़ीद बेहतर किया है। नूर स्पेशली स्पिनर हो गए, सेकंड बेस्ट बॉलर वो उनके पास मौजूद हैं। और साथ में दूसरे बॉलर नबी एक्सपीरियंस है उनके पास बहुत ज़्यादा। अल्लाह मोहम्मद भी हैं, बीच में खिलाया लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे। तो वो अपना ये जो नेटवर्क है स्पिनर्स का वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। जहाँ पे बैटिंग की बात करते हैं, थोड़ा सा लेट डाउन किया उमर ज़ई ने, बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की। करीम थोड़ी सी बॉल खेलने के लिए आते हैं, वो नबी और नीचे चले गए। एज फैक्टर बहुत ज़्यादा है, इनको मज़ीद बेहतर बैट्समैन ढूंढने पड़ेंगे। राशिद भाई, व्हाट अमेजेस मी, आप देखें ना उनके भी जो ऐसे बैट्समैन हैं, सिद्दीकुल्ला अटल हैं या दरवेश रसूली हैं, इनको भी सर 10-10, 12-12 मैचेस हुए हैं। अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। दरवेश है वो बड़ा पावरफुल प्लेयर लग रहा है। दरवेश है, इवन अटल दोनों बड़े इंप्रेसिव। सिद्दीकुल्ला भी अच्छे हैं और गुरबाज अभी रन नहीं किए उन्होंने। लास्ट मैच में 38 बॉल पे गेम चेंजर है वो उनके पास मौजूद हैं। और इब्राहिम है। तो 4-5 बैट्समैन अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 150 अगर करते हैं, 160 अगर पहले बैटिंग आती है, तो अफगानिस्तान की बॉलिंग ऐसी है कि वो उसको रोक सकते हैं और रोका भी है उन्होंने पास में। तो अच्छा मुकाबला होगा मेरे ख्याल से। फाइनल में बहुत बड़ा टोटल नहीं होना चाहिए चेजिंग के लिहाज से, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि जो भी टीमें चेज नहीं कर पा रही, दुबई में डिफरेंट पिचेस होंगी, शायद वहाँ पे चेज हो जाए चीज़ें। लेकिन ये है कि आज से मैच देखना है, दोनों टीम जो भी जीतती है वो एक एडवांटेज लेके जाएगी एशिया कप में। आपको लगता है टॉस डिसाइडिंग फैक्टर होगा? बिकॉज व्हाट वी हैव सीन, क्रिकेट का मेयार नीचे आया जिसकी वजह से हम टॉस के ऊपर मैच खेल रहे हैं। जो अच्छा बैट्समैन को बिल्ड करता है, नहीं मोस्टली पावर हिटर हैं हर जगह। हम लोग ने पावर हिटिंग की स्ट्राइक फोर्स बनाई, छक्के मारने की कोशिश की हमने। हमारा लिस्ट में एक प्लेयर भी नहीं है, तो या तो छक्के मार रहे हैं या चौके मार रहे हैं। 6 छक्के शायद मारे हैं उसने, हारिस ने या उसने हसन नवाज ने लगाए हुए, अदरवाइज इतने ज़्यादा है नहीं। तो
ग्राफ करके इनिंग खेलें, अपनी अच्छी इनिंग खेलें, बिल्ड करें, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ छक्कों ही से आप मैच जीत सकते हो, आप वैसे भी मैच जीत सकते हो। नहीं, ये बात मुझे भी इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती राशिद भाई कि हमने बहुत ज़्यादा पावर हिटर्स पर फोकस करना शुरू कर दिया। आप अफगान टीम की बैटिंग लाइनअप को भी देख लें तो पक्के खेलने वाले प्लेयर हैं, सिर्फ स्लॉगर्स नहीं है या पावर हिटर्स नहीं है, प्रॉपर क्रिकेट खेलने वाले लड़के हैं। डिसएडवांटेज जो हमें है ना, हमने बहुत सारे कोचेस चेंज किए लास्ट 1.5 ईयर में। उनके पास जॉनथन ट्रॉट है, वो एक लगा हुआ है, वो उसी के अंदर वो अपना असिस्टेंट चेंज कर लेता है, देखता है कि कहाँ पे किस तरह से हमें मैनेज करना है। टीम उसके पास वही है, तो वो कोशिश करता है कि सबको मौके दिए जाएं और बेहतर तरीके से इनको और बड़े टूर्नामेंट में लेके जाए। लास्ट मैच अगर हमने देखा है उसमें 6 चेंजेस किए उन्होंने, हमारे नहीं होती चेंजेस, वो हार भी जाते हैं, उनको वो फिक्र नहीं थी, लेकिन उन्होंने चेंजेस की कि सबको मौका दें। हो सकता है किसी को हमें चांस देना पड़ जाए फाइनल में या एशिया कप में, तो आप लोग खिलाएंगे ना। तो जॉनथन ट्रॉट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है अफगानिस्तान टीम को, उनकी टीम मैनेजमेंट भी चेंज नहीं हो रही है। हमारे तो जहाँ चेयरमैन चेंज होते हैं लास्ट 4 ईयर्स में उठा के देख लिया, मैं उसमें डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन ये हमारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम रही हैं। माजी में ज़्यादा झांके बगैर क्या मैं आपसे ये सवाल करने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि इस वक्त कौन सी टीम आपको बेहतर सिम्त में जाती हुई नज़र आ रही है? हम लोग इंडिविजुअल टीम है, हमारी टीम नहीं है इस वक्त, मादरत के साथ। एक होती है ना टीम, हम लोग जीतते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। फ़हीम अशरफ ने 4 आउट कर दिए, हसन नवाज आया नीचे 70 रन कर दिए। पार्टनरशिप जोड़ा बनना वो मुश्किल हो जाता है कि हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की है तो शाहीन ने भी अच्छी की, पार्टनरशिप लगी। एक छक्के खा रहा है, एक फिर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम होती है। अफगानिस्तान में वो स्ट्रेटजी को लेके चलते हैं, अगर नूर आएगा तो नूर के साथ राशिद खान ये 3 ओवर एक साथ करेंगे, यहाँ पे हमें किल करना है, मैच अपने पास लेके 6 ओवर में इतना प्रेशर डाल देते हैं राशिद भाई दूसरी टीम पे। तो वो चीज़ अब मिसिंग है हमारा में इंडिविजुअल पे कि अबरार आजा खेल लो। अबरार को मार खिलाने के लिए खिलाया था, वैसे मार को दिखा दिया। उल्टा 4 विकेटें वो ले गए। बट ये बातें हम करते आ रहे हैं अपने शो में। अब पाकिस्तान पे आ जाते हैं राशिद भाई। ये बातें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की कि क्या अबरार और सुफियान को साथ खेलना चाहिए, उसमें क्या कॉम्प्लेक्शन होगा आपकी बॉलिंग लाइनअप का। तो ये सवाल अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी इन प्लेयर से भी किया जा रहा है। अबरार से भी ये सवाल हुआ था कि आप और सुफियान एक साथ नहीं खेलते, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास एक तो साइम अयूब भी हैं, फिर मोहम्मद नवाज़ भी हैं और सलमान अली आगा कप्तान जो हमारे हैं वो खुद भी बॉलिंग कर लेते हैं। जी, ये जवाब था अबरार का। आपकी नज़र में क्या पाकिस्तान को सुफियान और अबरार दोनों के साथ जाना चाहिए, नोइंग कीपिंग इन माइंड कि आपके पास नवाज़ भी हैं और साइम अयूब भी हैं और सलमान अली आगा भी हैं? अबरार का जवाब बनता नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना बड़ा जवाब दे, वो तो कोच का था। या तो उसको लिख के दिया था, बोला था, दिमाग में डाल के दिया था कि ये बोलना है। सुफियान और अबरार का मुकाबला ही नहीं है, ठीक है ना। एक ने एक फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला हुआ है। देखिए ये शोल्डर की चीज़ है, शोल्डर जितनी बॉलिंग करेंगे आप उतना स्ट्रांग होगा। साहब मैं पहले ही बोल चुका हूँ, खिलाएं और निकाल लें। और बॉलर्स का भी टेम्परामेंट डेवलप होता है राशिद भाई। इनको होता है कि खिलाएं और निकाल लें। आपने खिलाया, 2 मैचेस हो गए, 3 मैचेस नाम हो रहा है, थोड़ा साइड पे कि आप फर्स्ट क्लास खेलें, आपको हम डेवलप कर रहे हैं जी। जब कभी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको वापस लेके आएंगे। फैसल अकरम अगर देखें वो ज़्यादा फर्स्ट क्लास और छोटा भी है, एब्सोल्युटली, वो ज़्यादा खेल के आ रहा है। तो इनका ये जो है, जो सुफियान का शोल्डर में इतनी पावर नहीं है, वो प्रेडिक्टेबल है, वो एक ही बॉल करता है, उसके पास रॉन्ग वन नहीं है, बहुत कम है। वो स्लो करेगा, जब स्लो करेगा शोल्डर थकता है तो तीसरा चौथा ओवर मैंने जो नोट किया है हर मैच में नहीं होगा, पीछे गिरना शुरू होगी या फुल टॉस होगी, तो वहाँ पे वो वेट करते हैं ऐसी बॉलिंग मिले। दोनों साथ खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी इनको बहुत वक्त की ज़रूरत है सुफियान मुकीम को। टू अर्ली है कि ये इतना लोड बर्दाश्त कर सकें, थोड़ा मुश्किल हो रही है उनको। जो हमने देखा लेके आते हैं, बहुत बात होती है, एक मैच में अच्छी बॉलिंग करते हो, एक मैच में इतनी मार खाते हैं कि यार क्या हो गया है। शोल्डर का इशू है, उनको अभी फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए। बहुत जल्दी उनको बहुत बड़ा रुतबा दे दिया गया है। यहाँ पर ये सवाल भी बनता है कि सुफियान मुकीम को जिस तरह इस्तेमाल किया गया, आप देखें अगर वो मिड ओवर से बॉलिंग करते हैं 7 से 15वें ओवर तक तो उनका इकोनॉमी डिफरेंट होता है, और फिर जब 15वें ओवर के बाद उनको लाया जाता है, जो कि रेगुलरली हमने देखा है उनको 16वां 17वां इवन 18वां ओवर करते हुए, इज़ दैट द राइट मूव, ख़ासतौर पर जब हम एक यंगस्टर की बात करते हैं? हाँ, उसके सीखने के लिए अच्छा है ना, उसको अगर सिखा रहे हैं आप कि इस तरह बांधना है, यहाँ पे बॉलिंग करनी है। देखिए उनके शोल्डर की वजह से पेस नहीं है उनके पास, जो एयर में तेज़ बॉलिंग करते हैं जैसे नूर करता है, वो अपने विल पे बॉल को फेंकता है। जब मर्जी फ्लाइट करता है, लेफ्ट हैंडर को बाहर निकाल लेता है और लेफ्ट हैंडर को वो अंदर भी लेके आता है, रॉन्ग रन करता है वो, लेकिन पेस वेरी करता है। इनकी पेस स्लो है, स्लो पेस होगी तो स्लो ब्रेक होगी,
तो मैनेज हो जाती है, स्लो ब्रेक मैनेज हो जाती है, थोड़ा बैक फुट पे जाके या फ्रंट फुट पे वो खेल लेंगे। तो ये अभी नए नए आए हैं इसलिए लोग ज़्यादा अभी समझे नहीं है, लेकिन गौर से अगर देखेंगे 90% वो बॉल को अंदर की तरफ लेके आते हैं। आपके पास जैसे कुलदीप यादव का भी सेम था, वो अंदर लेके आते थे, उनकी गुगली नहीं थी। उन्होंने काम किया 2023 के वर्ल्ड कप से पहले 8-9 महीने बाहर रहे वो टीम से, तो वो आपकी पेस जो वो किया करते थे 82-83 पे करते थे, वो 90+ पे चले गए और रॉन्ग वन शुरू किए। तो जब तक दोनों बॉल नहीं है ना, लेग ब्रेक और रॉन्ग वन नहीं है इनकी मतलब कि जो अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है वो नहीं है इनके पास, तो बैट्समैन को तो पता है कि यार ये एक ही बॉल होगी, मैं इसको खेल सकता हूँ। बैट्समैन को रिसीव उस वक्त करते हैं एयर में जब वो रीड ना कर पाए कि बॉल अंदर आएगी या बाहर आएगी। इसी वजह से अगर देखते हैं नूर और अबरार को हम देखें, वो रीड नहीं हो पा रहे, और राशिद खान भी कभी कभार रीड नहीं होता, जिसकी वजह से वो अभी तक आउट कर रहे हैं। राशिद भाई, डिड वी मिस द ट्रिक बाय नॉट बॉलिंग सलमान अली आगा, या फिर ज़रूरत ही नहीं थी? आपके पास वैसे ही पार्ट टाइम भी और प्रॉपर स्पिनर्स भी टीम में मौजूद हैं, ज़रूरत नहीं पड़ी, बट क्या थोड़ा सा मोमेंटम हासिल कर लेते, थोड़ा सा रिदम में आ जाते, ज़रूरत पड़ने पर वो भी कर सकते थे बॉलिंग? देखिए ये कॉस्ट कर जाएगा इनको ये ना आगे जाके, अभी तो नहीं, अभी तो कप्तान है, खेल रहे हैं, कभी करते हैं परफॉर्मेंस, कभी नहीं करते। ये मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आए क्यों थे? जब टीम में लेके आया जाता तो हमें बताया जाता है कि ये खूबियाँ हैं इनकी। जी बिल्कुल, बॉलिंग इनकी खूबी थी और मैं अभी भी मानता हूँ खूबी है। इनको अच्छा कप्तान बॉलिंग करवा सकता है, क्योंकि वो कप्तान खुद है ये। अब मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा कप्तान को पता है कि इनको कब लेके आना है, किस बैट्समैन के खिलाफ लेके आना है। इन्होंने एक ओवर किया, ये क्यों मौका दे रहे हैं साइम अय्यूब को? मैं समझ में नहीं आ रहा। मतलब कि ये ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं साइम पे। देखिए फिंगर स्पिनर ज़्यादा एक्यूरेट होता है, जब साइम को मारने पे आते हैं तो छक्के रुकते ही नहीं है उनको। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ये नहीं है, लेकिन उनका फोकस बैटिंग से हटता चला जा रहा है। साइम अय्यूब के 40-41 मैच में 4 50 हैं, जिस कैलिबर का वो प्लेयर है एब्सोल्युटली उसके लिहाज से साथ नहीं दे रहा, उसके स्टैट्स, उसकी बैटिंग बिल्कुल साथ नहीं दे रही। अब यही परफॉर्मेंस सलमान अली आगा की अगर रही, यही परफॉर्मेंस अगर साइम अय्यूब की रही, तो कितने अर्से 10 इनिंग और देगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। यहाँ पे ख़ास आदमी किस वक्त आम हो जाता है ये इनको अंदाज़ा नहीं है। राइट, हम सलमान अली आगा की बात कर ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनकी कप्तानी भी डिस्कस होनी चाहिए, बिकॉज राशिद भाई रिसेंट टाइम्स में जो हमने कप्तान बनाए उनकी कप्तानी पर सवालिया निशान उठे। हमने ये भी बातें की कि पहले से प्लान्स लेके आ जाते हैं, शायद सोचा हुआ होता है कि ये वाला ओवर ये प्लेयर करेगा, ये वाला ओवर ये प्लेयर करेगा। क्या ये चीज़ आपको सलमान अली आगा की कप्तानी में नज़र आ रही है? क्या हमें ये देखने को मिल रहा है कि वो सिचुएशन के हिसाब से बॉलर्स को लेकर आ रहे हैं अटैक में, या फिर वो सोच समझ के प्लान लेके आ रहे हैं? एक लिमिटेड सोच है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं ज़्यादा। देखें ये जो रिस्ट्रिक्शन जो होती है ना पावर प्ले की या इसकी, इसमें लिमिटेड आपके डिसीजंस होते हैं। शुरू होती है कप्तानी आपकी पावर प्ले के बाद शुरू होती है, कौन प्लेयर कौन सा बॉलर आपके पास आएगा, लास्ट 3-4 ओवर्स कौन करेगा, मिडिल ओवर में कौन करेगा, आपकी फील्ड प्लेसिंग क्या होनी चाहिए। 4 फील्डर तो आपको दायरे में रखने ही रखने इसमें, तो उसमें किससे बॉलिंग करेंगे ये रिलाई करते हैं नवाज़ पे। नवाज़ जिस दिन अच्छी बॉल करेगा इनकी कप्तानी बहुत अच्छी नज़र आएगी आपको। 3-4 ओवर उनसे करवाते हैं, बीच में 10 ओवर तक फिनिश किया, वहाँ पे हम जीतने की पोजीशन में आए थे। वहाँ पे कप्तानी इनके टैक्टिक्स इनकी जो अप्लाई करते हैं अपने आप को बहुत अच्छा करते हैं। जब नवाज़ मार खाता है ना 2 ओवर में, फिर इनको समझ में नहीं आता, फिर ये लेके आ जाते हैं पार्ट टाइम बॉलर्स को। पार्ट टाइम बॉलर्स को जब लेके आएंगे, जब सिद्दीकुल्ला बैटिंग कर रहा था, इब्राहिम हमने आउट ही नहीं किए, फिर ना 123 पे जाके आउट हुआ, सेटल होने का मौका सेटल। जब पार्ट टाइम और दूसरा जी बॉलर बॉल कर रहा है, अबरार नहीं खेल रहा और दूसरा बॉलर बॉल कर रहा है, वो तो अपनी डॉट बॉल के लिए कर रहा है। जब माइक हसन का मैं अभी बयान पढ़ा था, हो सकता है सही हो गलत, तो उन्होंने कहा कि मेरे आने के बाद पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, तो उनको ये बयान देते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई होगी कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। मैं बात उसको रखी हुई भी, मैंने रख लेता हूँ ऐसी चीज़ें, आगे शागिर्द हूँ सिक्कू भाई का तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। कप्तानी ठीक है, लेकिन जो जितनी प्लेइंग 11 लग रही है, प्लेइंग 11 है या जो प्लान कर रहे हैं, उसमें एक ही बचत है कि पाकिस्तान आज फाइनल जीते, क्योंकि इसमें भी अगर फाइनल नहीं जीतते हम यहाँ पे, फिर हम जा रहे हैं अंडर प्रेशर खेलेंगे, हम एशिया कप खेलेंगे, उसमें इंडिया से भी मैच है,
तो यू नेवर नो, जीतना चाहिए हमें, मतलब कि T20 है, इंडिया हो या कोई भी टीम है, पाकिस्तान को जीतना चाहिए। लेकिन मैं फोकस हूँ आज के मैच पे, पाकिस्तान को जीतना ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए जीतना ज़रूरी है और बेशक पाकिस्तान अगर जीता है तो रिदम पाकिस्तान के पास आएगा, लेकिन द अफगान टीम इज़ नॉट गोइंग टू मेक इट ईजी फॉर पाकिस्तान। स्ट्रॉन्ग, देयर बैटिंग लाइनअप इज स्ट्रॉन्ग, देयर बॉलिंग लाइनअप इज स्ट्रॉन्ग एंड देयर अ गुड यूनिट, दे प्ले एज अ यूनिट। और आज चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा ट्राई नेशन सीरीज़ के पॉजिटिव से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। स्पोर्ट्स फ्लोर पे हमारी हमेशा से ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान टीम की बेहतरी के लिए बात की जाए, ना सिर्फ मौजूदा सूरत हाल में जो हमें बेहतरी नज़र आ रही है उस पर बात करें, बल्कि आगे के बारे में भी सोचें। और ज़रूरत होती है इस बात की कि आप प्लानिंग करें सही तरह से ताकि आप हर किस्म के प्रॉब्लम से निपट सकें। कुछ प्रोज़ की बात कर लेते हैं राशिद भाई। फ़खर ज़मान का एक लीन पैच चलता आ रहा था, ट्राई नेशन सीरीज़ में उन्होंने कुछ अच्छी वैल्यूबल नॉक्स खेली। मोहम्मद नवाज़ के इर्द गिर्द बहुत प्रेशर डेवलप था कि उनकी वापसी क्यों हुई है, सवाल हमने भी उठाए, लोगों ने भी बात की। बट नवाज़ नॉट ओनली डिलीवर्ड विद द बॉल, ही डिलीवर्ड विद द बैट एज वेल। कुछ वैल्यूबल इनिंग्स उन्होंने, कैमियोज ही सही लेकिन कुछ वैल्यूबल इनिंग्स ज़रूर खेली हैं, तो ये पॉजिटिव्स है पाकिस्तान टीम के। नहीं, नवाज़ ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लग नहीं रहा था, क्योंकि हम सिर्फ पाकिस्तान की टीम को नहीं देख रहे, जो खेलते हुए आ रहे हैं। कराची किंग्स में ये प्लेटिनियम में थे लास्ट ईयर शायद थे, और इस साल वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में सिल्वर में चले गए, तो कितना बड़ा डिक्लाइन आया उनके करियर में। और आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी क्रिकेट एबिलिटी पे शक नहीं था। वो आए, उन्होंने बॉलिंग की, स्पेशली बॉलिंग में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बैटिंग में टाइम इतना कम मिलता है, लेकिन फिर भी जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने रन्स किए हैं पाकिस्तान के लिए। वो ये पॉजिटिव साइन ज़रूर है, लेकिन उन पर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि उनका सैम्पल साइज़ छोटा नहीं है, बड़ा है। उनके जो बॉलिंग का एनालाइज करेंगे हम, वो छोटा मोटा नहीं है, बड़ा है। उसमें बहुत रेयर केसेस हुए हैं जिसमें उन्होंने T20 मैच जिताए हों। वनडे में उनके स्पेल लगे हैं, अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, स्पेशली इन ढाका जो लास्ट हुआ था बहुत पहले, उसमें मुल्तान में हम खेले थे 22 में शायद अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, या 23 में। लेकिन बॉलिंग में हम बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते अभी भी। उनकी जो बॉलिंग है, थोड़ा सा एज फैक्टर आ जाता है, एक्सपीरियंस आ गया उनका, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो शायद यहाँ पे इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कि हम ये मैं मान सकता हूँ वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ वेस्ट इंडीज़ में, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बांग्लादेश में बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। अगर इसको कैरी करते हैं तो ये अबरार के बाद दूसरे बेहतरीन बॉलर होंगे अगेंस्ट इंडिया ही में, मैं तो बोलूँगा, या एशिया कप में। तो इन पर हम फिर रिलाय बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलाय सिर्फ इन पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दफ़ा टीम से बाहर होके आए हैं। आपको लगता है कि अब मौजूदा सूरत हाल में टीम का जो मौजूदा ढांचा है, जो मौजूदा कॉम्बिनेशन है, उसमें इनकी जगह बनती है और एटलीस्ट एशिया कप में हम इनको टीम का हिस्सा देखें? प्लेइंग 11 में तो आते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो 4 ओवर पे सोचेंगे मैच जिता देंगे, हो सकता है जिता दें, ऐसा नहीं, प्लेयर तो जिताने के लिए खेलता होता है, लेकिन बहुत रिलाई नहीं कर सकते। इनके जब T20 ऐसा फॉर्मेट में जब आपको लगना शुरू होते हैं तो रुकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपका बैकअप भी अच्छा होना चाहिए। साइम अयूब अच्छा बैकअप तैयार हो रहा है कि वो कर सकता है, फ़हीम अशरफ है इनके पास, लेकिन साथ में 2 फास्ट बॉलर जो हमारे हैं उनको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। ये यूनिट है पूरा जी। जिस तरह हम बैटिंग को लेके चलते हैं, यार ये 2 ओपनर है, मिडिल ऑर्डर है, हर कोई थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करेगा तो हम 160 तक जा सकते हैं। इसी तरह बॉलिंग में भी है कि एक ने 4 ओवर में 20 रन दिए, एक ने 35 भी दे सकता है, एक 40 भी दे सकता है, अबरार आके 15 रन दे। तो यही एक पार्टनरशिप होती है, जो कि टीम वर्क होता है, जो लेके चल रहे होते हैं। सिर्फ इंडिविजुअल पे हम नहीं रह सकते। आप रन देने की बात राशिद भाई, तो मेरे दिमाग में एक ही नाम बहुत ज़ोर से चीखें मार रहा था और वो हसन अली का नाम था। क्योंकि लेट्स फेस इट राशिद भाई, अब वो 12-13 की इकोनॉमी से रन दे रहे हैं। अगर वो किसी एक मैच में 3-4 विकेटें ले भी लेते हैं एंड ही एंड्स अप गिविंग अवे 55-60 रन्स, तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल कंडीशन बन जाती है उसको चेज डाउन करना और इतने रन्स बनाना। जिस तरह से नवाज आए थे टीम में, लेकिन उन्होंने परफॉर्म किया एब्सोल्युटली, उसी तरह हसन भी आए टीम में, लेकिन हसन ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करते हुए आए हैं। ये कराची किंग्स के लिए लास्ट सीजन अगर हम देखते हैं, उन्हीं ने ज़्यादातर मैचेस जिताए, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बॉलर अच्छे हैं। लेकिन इंटरनेशनल में क्या हो गया, मैं खुद हैरान, क्योंकि न्यू बॉल तो वो घुमाते हैं, चाहे वो बांग्लादेश में खेले या वेस्ट इंडीज, वो चीज़ नज़र नहीं आई। 1-2 ओवर करके वापस आते हैं तो और डाउन हो रहे हैं। उनका 13+ का इकॉनमी रेट है, जो कि उस जैसे बॉलर के को जेब नहीं देता। तो शायद
हम जो रिलाई कर रहे थे कि हसन अली आएंगे, क्योंकि आए हसनैन के ऊपर, तो इससे अच्छा तो हमारे पास हसनैन थे जी। वो भी इतने रन खाते, कम खाते थे, लेकिन एक होप होती थी कि सर पे मार देंगे या बोल्ड कर देंगे। लेकिन आपकी ये बात समझ में आई राशिद भाई कि ऑप्शन था आपके पास वसीम जूनियर की सूरत में, आप देख रहे थे हसन अली को मार पड़ रही है, लेकिन फिर भी आपने चेंज नहीं किया। क्या वो उनकी 4 विकेटें काफ़ी थी उनकी जगह को मुस्तहकम करने के लिए? नहीं, जो इन्होंने प्लान किया होगा न्यू बॉल का भी किया होगा और डेथ ओवर में भी किया होगा। मोहम्मद वसीम जूनियर अच्छे बॉलर हैं, वनडे के मुझे ज़्यादा बेहतर लगते हैं, लेकिन मैं फॉर्मेट में ये नहीं बोलूँगा कि खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो बैट के नीचे बहुत ज़्यादा बॉल देते हैं, जो उनका मिस फायर होता है, जो यॉर्कर होती है स्लिंगिंग एक्शन में। तो सर क्या 13 रन पर ओवर दे देगा जो कि हसन दे रहा है? हाँ, ट्राई कर सकते हैं, जिस तरह से आपने मौके दिए हैं दूसरों को। जी। मोहम्मद वसीम को तो हम लास्ट ईयर भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थे, उनको नहीं खिलाया, शायद इंजरी थी, इस दफ़ा भी अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बाद कोई मैच नहीं खेले। क्योंकि यही बात है ना अब राशिद भाई, एक तो हमारे जो फैंस हैं अब वो सोशल मीडिया की वजह से फैन से बोलेंगे, उनसे बोले बोर्ड से 17 बनाएंगे तो उनका नाम आएगा टीम में, 15 बनाएंगे ना तो शायद 2 प्लेयर्स का नाम मैं मोहम्मद हारिस की तरफ आ रहा था, बिकॉज ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा था कि मोहम्मद हारिस नहीं तो फिर कौन, तो कौन ऑप्शन है आपके पास? वही बात कि जिस तरह हसन अली 13 रन दे रहे हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर भी 13 रन दे देगा भाई। जिस तरह 10 इनिंग्स में 40 रन हारिस ने बनाए हैं, उसी तरह हसीबुल्ला भी बना लेगा, रोहिल नज़ीर भी बना लेगा, इसमें क्या है? देखिए, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाते हैं किसी को भी, या तो कीपिंग बहुत अच्छी हो कि आपको एक मास्टर खिलाएं, नहीं इन बॉलरों की बॉल ही नहीं पीछे जाती ना, तो वो ज़रूरत नहीं पड़ रही उनकी कीपिंग पे। तो अगर बॉल पीछे नहीं जा रही, आप इतना रिलाई नहीं कर रहे विकेट कीपर का, तो फिर इनको ड्रेसिंग रूम में बिठा दें। और फिर फरहान को आपने एज ए सेकेंड कीपर किया है ना, एक प्लेयर ज़्यादा खेल रहा है, मतलब देख नहीं 2 ज़्यादा खेल रहे हैं हमारे, 9 से हम खेल रहे हैं। हारिस अगर नहीं होते अब करने को तो वो आज खेले 6 छक्के मार दे, वो नहीं है, लेकिन मैं हिस्ट्री देखूंगा। अगर ये 10 मैच के बाद एक छोटी सी इनिंग खेल रहा है तो मैं मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, कीपिंग में अगर ऐसा है कि आप उसके बगैर खेल ही नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है कुछ, लेकिन अब फिर फरहान को अगर एज ए सेकेंड कीपर है तो उसकी जगह आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर डाल सकते हैं, आपके पास ऑप्शन तो है। आप बात कर रहे हैं हसन अली की, हसन अली को खिला दें, या आप बात कर रहे हैं वसीम जूनियर की, उनको खिला दें, या सुफियान मुकीम को खिला दें, आपके पास ऑप्शन तो मौजूद है। अबरार और सुफियान दोनों को खिला दें, दोनों को खिला सकते हैं ना, आपको दोनों को खिला ही नहीं रहे। लेकिन जिस तरह से हारिस को इतने मौके मिले, शायद मेरा नहीं ख्याल कि इतने ज़्यादा किसी और विकेट कीपर को यहाँ पे मिले। हम जो आदम खान की बात करते हैं, आदम खान तो बेचारा अपने वजन से ही बाहर हो गया ना, और प्रेशर पड़ा उसके ऊपर। अगर आदम की जगह, अगर रिजवान की जगह हमें यही देखना था, तो इससे अच्छा पाकिस्तान बगैर विकेट कीपर के ही खेल ले। एब्सोल्युटली। और फिर रिजवान रन्स भी कर रहे थे, और स्ट्राइक रेट में भी फिलहाल रिसेंट टाइम्स अगर 10 मैचेस को देख लें तो स्ट्राइक रेट में भी कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। हम छक्के अच्छे मार रहे हैं। ऐसा है कि हारिस अपना गेम छोड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से उनको 4-5 देखिए ज़्यादा बॉल भी नहीं मिलती, लेकिन जो इम्पैक्ट होता है ना वो 5-6 बॉल पे भी नज़र आ जाता है आपको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश के खिलाफ एक 100 किया है, उसके बाद से इनकी वो बैटिंग नज़र नहीं आई है, इसीलिए हर कोई वो बात कर रहा है। हम भी मजबूरन, मैं इतनी बात नहीं करता किसी प्लेयर के खिलाफ या, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। अगर 10 इनिंग में उन्होंने रन नहीं किए, इसका मतलब है कि हमें उनकी जगह फरहान को खिला लें, वो टीम में रहें। अगर बोर्ड का शौक यही है या मैनेजमेंट का कि हमें इसको लेके चलना है, रिजवान को नहीं आने देना, या हसीब को नहीं आने देना, या आजम को नहीं आने देंगे, या रोहिल को शौक पूरा करें, लेकिन टीम के अंदर प्लेइंग 11 में खिलवाड़ ना करें। एब्सोल्युटली, क्योंकि इसका नुकसान फिर पाकिस्तान टीम को ही होता है। ये वो एक स्पॉट है जो, जैसे राशिद भाई कह रहे हैं, किसी बॉलर की तरफ जा सकता है, किसी बैटर की तरफ जा सकता है, आप मजीद ऊम्फ क्रिएट कर सकते हैं अपनी प्लेइंग लेवल में। इसी तरह राशिद भाई, मेरे ख्याल से साहिबजादा फरहान का भी जिक्र होना ज़रूरी है, बिकॉज सालों पहले हमने उनको मौका दिया था, फिर वो गायब हो गए, डोमेस्टिक में बेतहाशा रन्स करके वो वापस आए। वी शुड एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम साहिबजादा फरहान एज वेल, ऑल्दो उन्होंने डिलीवर किया है, ऐसी बात नहीं है, रन्स कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा डिलीवर करना है उन्होंने। हाँ, डिमांड हमें, हमारी, हम लोग डिमांडिंग लोग हैं। वो स्टार्ट अच्छा ले रहे हैं, पहले ओवर में 2 चौके या छक्के मार देते हैं, फिर तीसरे आउट जल्दी हो रहे हैं। 18-20 रन किए, 8-9 बॉल 10 बॉल पे किए, वो बाहर आ रहे हैं। उनको जाना पड़ेगा, थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। 8-9 ओवर तक जाएंगे तो हमारे मैच साइड पे हो जाएगा, क्योंकि फ़खर को भी खेलना पड़ रहा है तेज़।
फ़खर को, बाबर को, रिजवान को, मैनेजमेंट को बोलने की ज़रूरत नहीं थी कि आप ऐसा खेलें। इनका एक नेचुरल गेम है, उसे वो बाहर नहीं आ सकते। आपने ट्राई करके देख लिया बहुत सारा। पहले हमारे 40 पे 1 आउट होता था, अभी 45 पे या 54 पे 3 आउट हो जाते हैं। इसको देखते हुए फ़खर पे रिलाई करना चाहिए हमें। फ़खर को खेलने दें, फरहान के साथ या फाहिम के साथ खेलता हुआ जाएगा। वो नॉर्मल क्रिकेट खेल के भी वो मैच जितवा रहा है और उसको पता है कि ये गेम कैसे खेली जाती है। उससे ज़्यादा किसको पता होगा इस टीम के अंदर? मैनेजमेंट से ज़्यादा उसको मालूम है कि यार T20 ऐसे खेला जाता है। उसका ओढ़ना बिछोना T20 या वनडे क्रिकेट थी ना शुरू से। कराची की क्लब क्रिकेट देखें, वो गया 8-10 साल वो खेला है। वो बाद में मर्दान गया है ना, लेकिन वो तो खेला तो यहीं पे। तमाम क्रिकेट उसका बिल्डअप ही ऐसे हुआ है। तो उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप हर बॉल पे मारें। वो पिछला मैच अगर वो हर बॉल पे मारता, आउट हो जाता तो ख़त्म हो गया था मैच। वो अपने एक्सपीरियंस से मैच को निकाल के ले गया। फरहान की बात, फरहान थोड़ा सा अपने ऊपर भी एतमाद कर, सिर्फ मारना नहीं है जी वो 20 बनाना है। हमें 20 रन नहीं चाहिए एक ओवर में, हमें 10-10 करके 60-65 ही चाहिए। लेकिन आपको इसमें कभी आउट भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप आउट हो रहे हैं, इसलिए आपको लेके जाना पड़ेगा। कभी ना आउट हो और फिर वर्ल्ड में अपना नाम करें। ऐसा होगा कि अगर 20-25 करते रहेंगे तो लोग भूल जाएंगे 6 महीने बाद। लेकिन आप करेंगे 60-70 हर दूसरी तीसरी इनिंग के बाद, फिर बोलेंगे यार ये है परफॉर्मेंस। हम एकदम मिलाते थे सही अनवर आमिर हर तीसरे मैच में रन करते थे, वो हर तीसरे मैच में रन करते थे। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात उनकी ये थी कि सिर्फ पहले खेलते वक्त नहीं करते थे, चेस करते हुए करते थे। जब 260-70 रन लगे हुए होते तो चेस करते हुए जिम्मेदाराना इनिंग खेलते थे और अपनी टीम का स्कोर 190-200 तक पहुंचाते थे ताकि फिर नीचे आने वाले उनको चेस डाउन करें। ये एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है राशिद भाई के पहले खेलते हुए तो फिर भी रन स्कोर हो जाते हैं, लेकिन जब आप चेस कर रहे होते हैं तो बाकायदा नर्व्स। ये कैसे आपके दिमाग में ये सवाल आया कैसे, ये मुझे बताएं पहले। मुझे ये इस तरह आया सर, क्योंकि हम बात कर रहे थे साहिबजादा फरहान की लंबी इनिंग्स खेलने की। तो उनकी जो लंबी इनिंग्स है वो हमें पहले खेलते हुए तो नज़र आ जाएंगी, लेकिन चेस करते हुए नज़र नहीं आती। हसन नवाज के लिए मेरा परसेप्शन थोड़ा सा इवॉल्व और चेंज इसलिए भी हुआ बिकॉज चेस करते हुए उन्होंने कुछ वैल्यूबल इनिंग्स खेली हैं और नॉट आउट रहे हैं और मैच जिताया है। दैट फॉर मी इज़ अ बिग यस फॉर अ प्लेयर। हाँ, फिटनेस लेवल बहुत लो है हमारे प्लेयर्स का। हमारी जो लेग्स है ना वो वीक है। अगर 20 ओवर फील्डिंग करते हैं उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है। और चेज़ करना, जो जिसका डिफेंस अच्छा नहीं है ना और एक तरफ खेलने वाले प्लेयर कभी भी चेज़ नहीं करते, क्योंकि अगर आपको 8 रन चाहिए, एक ओवर में 8 रन चाहिए और आप 6 रन बना रहे हैं एक साइड पे, इस साइड वाले इधर साइड वाले भी ले जा रहे हैं, आप इधर 2 रन छोड़ रहे हैं। आप 2 रन छोड़ेंगे या 4 रन छोड़ेंगे एक ओवर में, तो वो फिर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता चला जाएगा। अगर आपके पास लाइक ऑस्ट्रेलियन और इंडियन प्लेयर हैं जो दोनों साइड्स पे खेलते हैं चेजिंग में, अगर यहाँ पे आप 4 बना रहे हैं, यहाँ पे आप 6 बना रहे हैं, 4 और 6 बना रहे हैं, 8 रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड रन रेट नीचे आता चला जाएगा। हमारे यहाँ 1 साइडेड प्लेयर लॉन्ग ऑन से लेके स्क्वायर लेग तक खेलते हैं और बाकी 370 हम छोड़ देते हैं डिग्री, तो फिर वो रन बिल्ड होते रहते हैं। रिक्वायर्ड रन रेट जहाँ 8 का चाहिए, फिर 9 का होता है, 10, 11, 12, 13, फिर सब ड्रेसिंग रूम में आ जाते हैं। इसकी वजह से चेज में प्रॉब्लम होती है। हमें प्लेयर्स सिर्फ छक्के मत सिखाओ इनको गेम में खेलना सिखाएं कि गैप में कैसे 2 रन बनाए जाते हैं, चौके गैप में पॉइंट पे, एक्स्ट्रा कवर पे या लॉन्ग ऑफ पे कैसे मारे जाते हैं। ये यूएई के देखें, वसीम को देखें या अली शान को देखें, वो तो मिड विकेट पे आते ही नहीं मारते। नवाज आया, उन्होंने रूम दिया अपना, जाके एक्स्ट्रा कवर छक्का मार दिया। हम क्यों ही शॉट मारते हैं, हम मिड विकेट पे क्यों जाते हैं? तो यही वजह है कि वो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है। लेकिन जो एक्सपोजर हमने दे दिया है 5 प्लेयर को, उनके अली शान हो गया, आसिफ खान हो गए और साथ में ये वसीम हो गए, राहुल हो गए, 1-2 प्लेयर और जोहेब खेला था लेफ्ट हैंडर। जी, ये अच्छे प्लेयर्स लग रहे हैं। वो बड़े ओकेजन में किसी भी टीम को, ये एशिया कप में सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, किसी भी टीम को ये टफ टाइम दे सकता है। राइट, कॉन्फिडेंस मीटर ज़रा जांच लेते हैं, कितना कॉन्फिडेंट है आज राशिद भाई कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। 10 बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट एंड 1 बीइंग नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। राशिद भाई
कहाँ पर हैं आप? 5, 6, 7, नहीं 8? यार, ये मैचेस ना टॉस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, और जैसा आपने शुरू में इंट्रो में भी कहा था, जी। टॉस मैटर करता है यहाँ पे। और जो टीम टॉस जीतेगी उसके बाद हम, अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो मैं ये समझता हूँ 90% पाकिस्तान के चांसेस हैं। अफगानिस्तान अगर जीतता है चांस तो 95% चांस। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आज पाकिस्तान कामयाबी हासिल करेगा? और अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर आपने अपने आप से सवाल करना है कि मैं जो टीम के लड़कों की तारीफ क्यों कर रहा हूँ? देखें, इसमें क्या होगा कि प्लेइंग 11 देख लेते हैं ना। अगर हमारे पास स्पिनर ज़्यादा खेल रहे हैं, स्पिनर ज़्यादा खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। अगर हमने 3 फास्ट बॉलर और एक ऑलराउंडर खिलाया है जी, या 2 फास्ट बॉलर, तो फिर मुश्किल हो जाती है कभी कभार। लेकिन फिर भी कहता हूँ प्लेइंग 11 एंड टॉस मैटर करता है, और हमारे होप है, हमें दुआ भी है कि पाकिस्तान यहाँ से जीते और कॉन्फिडेंटली एशिया कप के अंदर उतरे। एब्सोल्युटली। अगर यहाँ पे हारता है खुदा न खास्ता, तो पाकिस्तान को वो चीज़ शायद हर्ट करेगी जो मैच है। अफगानिस्तान तो 2 मैचेस हार जाएंगे, फिर आपका रैंकिंग के भी मसाइल होते हैं। लेकिन हम ये अच्छी बात करते हैं, आज आपने कहा था मजबूत बातें करनी है तो पाकिस्तान के लिए बात करते हैं कि जीतना चाहिए। राइट, राशिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू हियर। तो पाकिस्तान टॉस जीते या हारे, पहले बैटिंग करे या बॉलिंग करे, लेट्स होप वी विन द मैच एंड वी सी सम कॉन्फिडेंस राइजिंग अप एंड वी गेट इनटू एशिया कप विद आवर हेड्स हेल्ड हाई। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।